बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, हमने कल सिमेट्री पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने कल दो चीज़ें डिस्कस करी थी। रोटेशनल सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, आज हमें टॉपिक कंप्लीट करके पास पेपर्स की तरफ जाना है। सबसे पहले बेटा, हम लोगों ने रोटेशनल सिमेट्री में क्या पढ़ा था कि हाउ मेनी टाइम्स अ शेप कम्स इन एग्जैक्ट सेम पोजीशन व्हेन रोटेटेड 360 डिग्री। हम लोग 360 डिग्री जो है पूरा रोटेट कर रहे थे। मैंने आपको दिखाया था, मैं अपने आईपैड को हर दफा 90 डिग्री रोटेट करा था और नया लेटर लिख रहा था। फिर 90 डिग्री और करा तो 180 हो गया, फिर 90 और करा तो 270 हो गया। और फिर उसके बाद 90 और करेंगे तो एग्जैक्ट सेम पोजीशन में आप वापस आ जाओगे। फिर आप चेक कर लोगे कितनी दफा एग्जैक्ट सेम शेप आया था। तो अगर एक भी दफा नहीं आया तो जीरो, और अगर एक दफा भी आया तो आंसर क्या होगा? टू, क्योंकि 360 डिग्री में भी हमेशा ये सेम ही आता है। रोटेशनल सिमेट्री कभी वन नहीं होती। ठीक है। फिर हमने और लेटर्स करे थे, बाकी वाले लेटर्स मुझे आप लोगों ने करके दिए थे। इसमें एक स्पेशल केस क्या था? स्पेशल केस था ओ का। ओ की रोटेशन सिमेट्री क्या होती है? ओ की रोटेशन सिमेट्री होती है इन्फिनिटी। फिर हमने सीखा था लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है बेटा? कि हम कितनी लाइनें बना सकते हैं एक शेप में कि अगर वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए तो एग्जैक्ट सेम शेप्स हो, एक दूसरे के मिरर इमेज हो। ठीक है। तो हमने काफी एग्जांपल्स करी थी हर लेटर की, कि ए में वन लाइन ऑफ सिमेट्री है, बी में वन है, सी में वन है, डी में वन है, ई में वन है। इस तरह हमने सारी लाइन ऑफ सिमेट्रीज करी थी। इसमें स्पेशल केस क्या था बेटा? एन का और जेड का। कि एन में बच्चे वन लाइन ऑफ सिमेट्री लिख देते हैं, लेकिन ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ये वन लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो हिस्सा आ रहा है ऊपर की तरफ है और यहाँ पे नीचे की तरफ है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। जेड में भी यही होता है कि ये चीज राइट पे है, ये चीज लेफ्ट पे है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को शेप्स की बात बताई थी कि स्क्वायर में हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री फोर है, रोटेशन सिमेट्री भी फोर है। रेक्टेंगल की टू और टू है। काइट की वन और जीरो है। पैरेललोग्राम की लाइन ऑफ सिमेट्री जीरो है, रोटेशन सिमेट्री टू है। रोम्बस की लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशन सिमेट्री दोनों टू है। ठीक है। एक छोटी सी बात रह गई थी कल करना, वो हम अभी कर लेते हैं। ठीक है। हमारे पास एक चीज होती है रेगुलर पॉलीगॉन। बेटा रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? जिसके सारे एंगल्स और सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है। सारे इंटीरियर एंगल्स और साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। ठीक है। रेगुलर पॉलीगॉन has same sides and same interior angles। अब सिमेट्री में क्या होता है बेटा? सिमेट्री में आपके पास एक प्रॉपर्टी है, वो मैं लिख रहा हूँ पहले, फिर मैं आपको समझाता हूँ, या आप लोग भी साथ साथ लिख लें। रेगुलर पॉलीगॉन with n sides has n lines of यहाँ पे हमारे पास पॉइंट क्या लिखा हुआ है? अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ n साइड्स हैज n लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर n। मतलब अगर आपके पास एक शेप है पॉलीगॉन का, ठीक है, जो फाइव साइड्स का है, ठीक है, और आपसे एग्जामिनर पूछता है कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, तो आप क्या बोलोगे? जितनी साइडें बेटा उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। तो लाइन ऑफ सिमेट्री भी फाइव होगी और रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर भी फाइव होगा। तो रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है? जितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं उतनी नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी और उतनी ही रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर भी होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है? अगर यहाँ पे हमारे पास साइड्स जो है वो सेवन दी हुई होंगी, कि आपके पास रेगुलर पॉलीगॉन जिसकी साइड सेवन है, तो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी सेवन होगी और रोटेशनल सिमेट्री भी सेवन ही होगी।
ठीक है, वन है ये। रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है, सेम साइड्स और सेम इंटीरियर एंगल्स होते हैं। पॉलीगॉन्स क्या होते हैं बेटा? पॉलीगॉन्स आर एनी क्लोज शेप कोई भी शेप हो जो स्ट्रेट लाइनों से बन रहा हो, वो हमारे पास पॉलीगॉन होगा। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इसमें दो फॉर्मूला हैं, एक इंटीरियर एंगल के और एक एक्सटीरियर एंगल के। इंटीरियर एंगल का आपके पास फॉर्मूला क्या है? इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है आपके पास n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। ठीक है। और एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला है 360 डिवाइड बाय n। ठीक है। तो अब ये n क्या है? n इज द नंबर ऑफ साइड्स। n हमारे पास है बच्चों नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, ये हमारा इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला आ गया, ये एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला आ गया, और ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ। इसमें n क्या है? n है नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है। तो अब बेटा थोड़ी बात करते हैं। अगर आपके पास एक शेप है, हमारे पास शेप जो है वो थ्री साइडेड भी होते हैं, 4, 5, 6। बच्चों थ्री साइडेड जो फिगर होता है उसका क्या नाम होता है? थ्री साइडेड हमारे पास होता है ट्राइंगल। फिर फोर साइडेड होता है हमारे पास स्क्वायर या रेक्टेंगल। लेकिन अगर मैं पॉलीगॉन की बात करूँ तो मैं स्क्वायर लूंगा, क्योंकि मुझे सेम साइड्स चाहिए। अब फाइव साइडेड फिगर कौन सा है हमारे पास? बेटा फाइव साइडेड फिगर हेक्सागोन नहीं होता है बात। फाइव साइडेड फिगर होता है हमारे पास पेंटागन। ठीक है। फिर हेक्सागोन जो है हमारे पास सिक्स साइडेड फिगर होता है। सेवन साइडेड होता है हेप्टागन। एट साइडेड होता है ऑक्टागन। नाइन साइडेड होता है हमारे पास नोनागन। और टेन साइडेड होता है डेकागन। बेटा ये आपको 3 से लेकर 10 तक जो साइड्स हैं इनके शेप्स का नाम पता होना चाहिए। ठीक है। अगर पेपर में ऑक्टागन लिखा आ गया तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई ये एट साइडेड फिगर है। ठीक है। तो थ्री साइडेड हमारे पास ट्राइंगल है, फोर साइडेड स्क्वायर, फाइव साइडेड पेंटागन, सिक्स साइडेड हेक्सागन।
7 इज हेप्टागोन, 8 इज ऑक्टागोन, 9 इज नोनागोन और 10 इज डेकागोन। अब अगर मैं इनके इंटीरियर एंगल की बात करूं तो बच्चों इंटीरियर एंगल किस तरह आएगा, इंटीरियर एंगल हमारे पास इस फॉर्मूले से आ जाएगा, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। अगर मैं इस n की जगह ट्राइंगल के लिए 3 रखूंगा, इसको मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। अगर इंटीरियर एंगल में n की जगह 3 आ जाएगा तो 3 - 2 इज 1, 1 मल्टीप्लाई 180 इज 180। आप लोगों को ये बात तो पहले से ही पता थी, ट्राइंगल का जो इंटीरियर एंगल है वो 180 डिग्री होता है। इसी तरह आप लोगों को स्क्वायर का पता है 360 डिग्री होता है। तो 360 किस तरह आ रहा है बेटा, जब आप n की जगह यहाँ पे 4 रखोगे तो 4 - 2 इज 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 180 इज 360। फिर पेंटागन के लिए 5 रखेंगे तो 540 आएगा, फिर 720, फिर 900, फिर 1080। तो ये आ गए सबके इंटीरियर एंगल्स। अब आप लोगों को इंटीरियर एंगल्स याद नहीं करना है, आपको अगर ये फॉर्मूला याद है ना और नंबर ऑफ साइड जाने तो आप इंटीरियर एंगल आराम से पेपर में निकाल सकते हैं। ठीक है। फिर एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं तो 360 अपॉन n, तो 360 डिवाइड बाई 3 इज 120, फिर 120 के बाद 360 डिवाइड बाई 4 इज 90, 360 डिवाइड बाई 5 इज 72, 360 डिवाइड बाई 6 इज 60। बच्चों 360 डिवाइड बाई 7 कितना आ रहा है, जरा मुझे 1 डेसिमल में कोई बताए। हेप्टागोन का हमारे पास एंगल कितना आएगा एक्सटीरियर, 360 डिवाइड बाई 7 कितना आ रहा है, 51.4। फिर 360 डिवाइड बाई 8 इज 45, 360 डिवाइड बाई 9 इज 40 और 360 डिवाइड बाई 10 इज 36। तो ये आपके पास एक टेबल बन गया कि 3 से लेकर 10 साइडेड फिगर्स का आपके पास इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल कितना होता है। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ क्या याद होना चाहिए, आप लोगों को सिर्फ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इंटीरियर एंगल का बच्चों फॉर्मूला क्या है, n - 2 मल्टीप्लाई बाय 180। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला है 360 डिवाइड बाय n, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ पे आपका जो है सिमेट्री का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जरा थोड़े पास्ट पेपर क्वेश्चंस देखते हैं। पहले भाई पास्ट पेपर जरा शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ रेगुलर डेकागोन। आपसे रोटेशनल सिमेट्री पूछिए डेकागोन की, आपको सिर्फ क्या बताना चाहिए कि डेकागोन जो है वो कितने साइडेड फिगर है। तो अभी हमने देखा डेकागोन हमारे पास है 10 साइडेड फिगर, और मैंने आप लोग क्या बताया कि जितनी साइड्स होंगी उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी और उतनी रोटेशनल सिमेट्री होगी। तो डेकागोन की रोटेशनल सिमेट्री क्या होगी बच्चों, डेकागोन की रोटेशनल सिमेट्री होगी 10। आपके पास ये आंसर आ गया। पार्ट बी, राइट डाउन दोज लेटर्स ऑफ द वर्ड एम्बुलेंस विच हैव अ वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बेटा वर्टिकल एक्सिस का मतलब है वर्टिकल लाइन से सिमेट्री बन रही है, मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री की बात हो रही है। अब जरा देख लेते हैं। अब बेटा मैं वर्टिकल लाइन बना रहा हूँ, आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि सिमेट्री लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है या नहीं बन रही। क्या ये ए में लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है? यस वेरी गुड, हम ये एग्जाम्पल पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, फिर एम में बन रही है भाई।
एम में भी हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है। फिर बी की बात करते हैं। क्या बी में हमारे पास वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है। ए में है, बी में है, एम में है, बी में नहीं है। फिर यू की बात करते हैं। क्या यू में ये लाइन ऑफ सिमेट्री है? वेरी गुड। हमने जो क्लास में एग्जाम्पल करी थी यू की, उसमें यहाँ पे एक इस तरह यू बना हुआ था, तो हमने बोला था वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। लेकिन अगर यू इस तरह बना हुआ है तो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। फिर एल की लाइन ऑफ सिमेट्री है बेटा? नहीं है। ए की लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोग पहले ही देख चुके हैं, ए की तो लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है। क्या हमारे पास एन की लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है? ये सबसे मेन मसला बेटा एन में होता है। वेरी गुड। एन की लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। फिर सी में भी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रही है, और ई में भी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रही है। तो हमारे पास कौन कौन से लेटर बने बेटा? ए दो बार आ गया, एम और यू। तो ए, एम और यू वो वर्ड्स हैं, हमें वो लेटर्स लिखने थे, तो हम क्या लिखेंगे? ए, एम और यू। ये तीन लेटर्स हैं जो आपको वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बना के दे रहे हैं। तो इसके आपको बेटा 2 मार्क मिल चुके हैं, सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, इतना ही 2-3 मार्क का एक सवाल आता है P1 के अंदर। ठीक है, कभी कभार एग्जामिनर जो है वो थोड़े ज्यादा मार्क्स टेस्ट करता है सिमेट्री में, वरना इतने मार्क्स से ही आ रहा होता है। ठीक है, अब मेन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, इस तरह के जो सवाल हैं इसमें सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटा जिस मैं आप लोगों को सवाल सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोगों को ये चीज अप्लाई करनी होगी पेपर के अंदर भी। अब आप देखें मैं करूंगा किस तरह ये सवाल। क्या लिखा हुआ है भाई? शेड 3 more squares so that the completed grid has rotational symmetry of order 4। हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री जो है वो ऑर्डर 4 की होनी चाहिए। रोटेशनल सिमेट्री क्या बताती है कि 360 डिग्री में शेप कितनी दफा एग्जैक्ट सेम पोजीशन में आ रहा है। तो 360 डिग्री में 4 दफा आ रहा है, तो हम 360 डिवाइड बाय 4 कर देंगे। 360 डिवाइड बाय 4 विच इज 90। मतलब हर 90 डिग्री बाद जो है वो आपका शेप एग्जैक्ट सेम पोजीशन में होगा। आप बोले 3 स्क्वायर और शेड करो कि आपका जो शेप है वो उसकी रोटेशन सिमेट्री ऑर्डर 4 हो जाए। ठीक है, अब मुझे पता है हर 90 डिग्री बाद सेम शेप होना चाहिए। अब जब मैं अभी अपने आईपैड पे, ये मेरा आईपैड है मैंने सीधा रखा हुआ है, इसलिए मैं ये आप लोग अपने पेपर पे देख रहे होगे। ये पेपर पे आपके पास ये शेप है जिसमें टॉप से थर्ड बॉक्स जो है वो शेड हुआ हुआ है। सही बात है, टॉप से थर्ड बॉक्स शेड हुआ है। तो मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, आपने अपना पेपर लोगे बेटा, पेपर के अंदर आप उसको 90 डिग्री रोटेट कर दोगे। आपने ये, अगर आपने पेपर को 90 डिग्री रोटेट कर दिया, तो अब जो आपका शेप बन रहा है ना आपके सामने, उसमें आप यही करोगे। अब मेरे शेप में टॉप पोजीशन ये आ गई है, तो टॉप से थर्ड कौन सा होगा? टॉप से थर्ड अब ये वाला नंबर होगा, तो इसको मैं शेड कर दूंगा। फिर मैंने अपना आईपैड लिया, मैंने इसको 90 डिग्री और घुमा दिया भाई। अब टॉप पे जो है वो ये आ रहा है, टॉप से थर्ड पे ये वाला बॉक्स होगा, इसको शेड कर देंगे। ठीक है, फिर आईपैड लिया, 90 डिग्री और रोटेट किया भाई। टॉप से थर्ड पे हमारे पास ये बॉक्स आ रहा है, इसको हमने शेड कर दिया। और आप 360 डिग्री में वापस अपनी जगह पे आ जाओगे तो आपके पास सेम शेप आ चुका है। तो आप देखो मैंने 3 बॉक्स और शेड कर दिए हैं, अब जिनकी रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 4 होगी। 90 डिग्री बाद ये वाला बॉक्स यहाँ आ जाएगा, फिर और 90 डिग्री बाद ये बॉक्स यहाँ आ जाएगा, फिर और 90 डिग्री बाद ये बॉक्स यहाँ आ जाएगा। बेटा जो आपको बॉक्स शेड हुआ हुआ होगा उसी तरह शेड करोगे ना। मुझे जो बॉक्स ऑलरेडी शेड हुआ हुआ दिया हुआ था उसमें क्या था? टॉप से थर्ड। तो हर 90 डिग्री के बाद मैंने टॉप से थर्ड बॉक्स को शेड कर दिया। ठीक है, जब आप अपने पेपर में रोटेट करोगे तो आप लोग के पास भी ये टॉप से थर्ड जो बन रहा होगा उसको आप शेड कर देंगे। ठीक है, तो एक इस तरह का सवाल आता है, उसके अंदर बेटा आपको अपने पेपर को रोटेट करना होगा। ठीक है, और इस तरह आपको शेडिंग करनी होगी। फिर पार्ट बी देखें, पार्ट बी में आपको थोड़ा सा और दिमाग लगाना है। शेड 1 more square so that the completed square grid has 1 line of symmetry। अब हमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री चाहिए बेटा? अब हमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री चाहिए। हमें एक और स्क्वायर को शेड करना है। अच्छा अभी आप मुझे बताएं पहले ये बात कि 2 बॉक्सेस शेड हुए हुए, एक और बॉक्स जब मैं शेड करूंगा तो टोटल बॉक्सेस हो जाएंगे 3। और अगर मुझे लाइन ऑफ सिमेट्री चाहिए तो मुझे लेफ्ट दोनों साइडों पे
1.5 स्क्वायर चाहिए होंगे जो शेड हुए हुए होंगे। मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूं। अभी मेरे पास दो बॉक्सेस शेड हुए हुए, मुझे एग्जामिनर ने बोला एक बॉक्स और शेड करो, तो टोटल बॉक्सेस हो जाएंगे तीन। तो जब मैं लाइन ऑफ सिमेट्री बनाऊंगा तो दोनों साइडों पे 1.5 बॉक्सेस शेड होने चाहिए, तभी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी ना। मतलब जो है, एक बॉक्स ऐसा होगा जो हाफ में कट हो रहा होगा। अब मेरे पास ये दो बॉक्सेस हैं, अब मैं जरा देखता हूँ। अब लाइन ऑफ सिमेट्री यूं तो बन ही नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि हाफ बॉक्स इस तरह कट नहीं हो रहा। अगर मैं इसको हाफ में काटूंगा भाई, तो यहाँ पे जगह कम है, यहाँ पे जगह ज्यादा है, तो भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। अगर मैं इसको यहाँ पे हाफ से काट रहा हूँ, तो यहाँ पे जगह कम हो रही है, राइट पे लेफ्ट पे जगह ज्यादा हो रही है, तो इस तरह भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। तो इसका मतलब क्या है, आप डायगनली आप कट कर रहे होगे। अगर आप यहाँ से डायगनली कट करो, तो बेटा यहाँ पे एक पूरा बॉक्स आ रहा है, यहाँ पे एक पूरा बॉक्स आ रहा है, तो आप जहां भी शेड करोगे वो बॉक्स एक्स्ट्रा हो जाएगा। हमें 1.5 करने हैं। लेकिन अगर मैं इस तरह डायगनली बॉक्स को कट करूं, ये मैंने बॉक्स को डायगनली कट करा है। अब इस तरह कट करने से ये वाला जो बॉक्स है, ये जो है हाफ में कट हो चुका है। तो यहाँ 0.5 आ गया, यहाँ पे 0.5 आ गया। अब इसकी जो रिफ्लेक्शन है लाइन ऑफ सिमेट्री की, वो इस बॉक्स पे आ रही होगी। तो ये एक बॉक्स अगर आप शेड करोगे, तो ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई और एक स्क्वायर शेड हो गया। आपको इस सवाल के 2 मार्क्स मिल गए। बेटा सुकून से देखें, ये थोड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को। किसी पार्ट में मसला है तो मुझे बताएं, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। पार्ट ए या पार्ट बी, किसी में मसला है तो पूछ लें। बेटा क्लियर है तो क्लियर लिख दें, जल्दी से सब रिप्लाई कर दें चैट बॉक्स में, ताकि हम आगे बढ़ें बेटा। ठीक है बेटा, 1 मिनट दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप लोग मुझे बताएं। सर पार्ट बी दोबारा समझा दें। बेटा पार्ट बी में क्या था, हमारे पास दो बॉक्सेस शेड हुए हुए थे बेटा, हुरैन। और फिर मुझे बोला था कि एक बॉक्स और शेड करो, मतलब टोटल शेड बॉक्सेस जो है वो 3 हो जाएंगे। और अगर मुझे लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है, इसका मतलब क्या है कि एक साइड पे 1.5 होगा, दूसरे साइड पे भी 1.5 होगा। ये जो तीन शेडेड बॉक्स हैं, ये एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड होने चाहिए थे। तो पहले मैंने देखा कि मैं किस तरह किसी बॉक्स को कट करूंगा तो वो हाफ में कट हो, ताकि लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाए। तो मैंने डायगनली इस तरह काट के हर जगह मैंने आपको करके दिखाया था, किसी भी तरह जो है वो एक शेप दो हिस्सों में नहीं आ रहा। लेकिन जब मैं इस तरह इसको डायगनली कट कर रहा हूँ, तो ये वाला बॉक्स हमारे पास दो हिस्सों में आ गया। तो ये इसकी रिफ्लेक्शन ये हो गई, और फिर इस बॉक्स की रिफ्लेक्शन हमारे पास ये वाला बॉक्स हो जाएगा। तो इसको हमने शेड कर दिया था फिर। ठीक है बेटा। अब भाई क्वेश्चन नंबर 3 का मुझे जरा आंसर बताएं, 1 मिनट दे रहा हूँ। कौन से शेप्स की वन लाइन ऑफ सिमेट्री और कौन से शेप्स की रोटेशन सिमेट्री 2 है?
अच्छा, अब ये सवाल देखते हैं। पहले पार्ट में आपसे पूछा हुआ है एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। तो बेटा इस शेप के लिए आपके पास एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये है। एन के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सी में जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री वन से ज्यादा होंगी। डी में भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, एफ में भी नहीं है। अच्छा, ई में जो है वो एक लाइन ऑफ सिमेट्री है जो बच्चे कैच नहीं कर पाते। बेटा हानिया, एफ की लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी ना। एफ एग्जैक्टली जो है वो मिरर इमेज नहीं बन रहा होगा दूसरे का। लेकिन ई में अगर आप देखें, अगर मैं ई को इस तरह कट करूं, बेटा ये चीजें देखा आपको थोड़ी सोचनी पड़ेगी। तो ये इमेज इसके ऊपर आ गया और ये वाला बॉक्स इसके ऊपर आ जाएगा। तो इसकी भी वन लाइन ऑफ सिमेट्री है। एफ की बच्चों लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है हमारे पास। एफ इज द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास जीरो होती थी। तो पहले पार्ट का आंसर है ए और ई। पार्ट बी में बोला हुआ है रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर टू, मतलब 360 डिग्री में दो दफा हो रहा है। अगर 360 डिग्री में दो दफा हो रहा है, इसका मतलब हर 180 डिग्री बाद हो रहा होगा। तो 180 डिग्री का क्या मतलब है बेटा, कि आप लोग जो अपने पेपर में क्या करोगे, अपने पेपर को 180 डिग्री रोटेट कर दोगे, मतलब उल्टा कर दोगे अपने पेपर को। अब आप उल्टा करके चेक करो कि कौन से शेप जो है वो आपको सेम ही लग रहे हैं। तो बेटा मुझे बी भी सेम लग रहा है, मुझे डी भी सेम लग रहा है, और मुझे एफ भी सेम लग रहा है। तो बी डी और एफ आपके आंसर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें, आपके पास ये 2 मार्क का सवाल आया हुआ है। अब इसमें आपको इंटीरियर एंगल जो है वो काम आएगा। हाउ डी। बेटा आपके पास ये शेप बना हुआ है, जब आप इसको अपने पेपर को उल्टा करके देखोगे तो भी सेम शेप ही नजर आएगा ना आपको। ये चीज 180 डिग्री बाद यहाँ आ जाएगी और ये चीज हमारे पास 180 डिग्री बाद यहाँ आ जाएगी। ठीक है बात। अब पार्ट बी देखें बेटा इसका। द हेक्सागोन हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। अब ऑर्डर 3 का क्या मतलब है, कि 360 डिग्री में 3 बार जो शेप है वो सेम हो रहा होगा। मतलब हर 120 डिग्री बाद जो है आपका शेप, आपका जो शेप है वो हर 120 डिग्री बाद सेम हो रहा होगा। अब आप 120 डिग्री तो एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते, लेकिन आप देखो आपके पास जो एंगल्स दिए हैं वो कितने दिए हुए हैं। ये एक एंगल है आपके पास, 105 दिया हुआ है। फिर ये जी दिया हुआ है। फिर ये एंगल मिसिंग है, ये एंगल है, ये एंगल है, और ये एंगल, ये आपके पास एंगल्स आ रहे हैं। तो 105 के बाद यहाँ पे भी जो है वो 105 आएगा, और यहाँ पे हमारे पास जेड आ जाएगा। ठीक है, हर 120 डिग्री बाद चेंज करना है ना हमें। तो ये 105 हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा। फिर पहला वाला 105 हो जाएगा और दूसरा वाला हमारे पास जेड हो जाएगा। ये हमने किस तरह आइडेंटिफाई किया, ये हमने आइडेंटिफाई हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 3 है। मतलब 105 जो है, यहाँ पे अगर ये 360 डिग्री पूरा घूमता है तो इसके बीच में 2 दफा और 105 आ रहा होगा। और ये जेड भी अगर 360 डिग्री घूमता है तो 3 दफा जेड भी आ रहा होगा। तो पहले 105 है, फिर जेड है, तो पहले 105 आया, फिर जेड, फिर 105 और फिर जेड आ गया। तो ये आपके हेक्सागोन के पास एंगल्स आ गए। आपसे लेकिन पूछे वैल्यू बताओ जेड की। तो जेड की वैल्यू हम किस तरह बताएंगे। सबसे पहले हमें चाहिए होगा हेक्सागोन का इंटीरियर एंगल। तो हेक्सागोन के इंटीरियर एंगल के लिए आपको इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला पेपर में याद होना चाहिए। हेक्सागोन के इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, वेर n इज द नंबर ऑफ साइड्स। हेक्सागोन की हमारे पास 6 साइड्स होती हैं। तो 6 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180। 6 - 2 इज 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 180 इज 720 डिग्री। मतलब इस शेप का जो इंटीरियर एंगल है वो 720 डिग्रीज आ रहा है। ठीक है, अब मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे पता है कि मेरा इंटीरियर एंगल कितना आ रहा है। 3 जेड है और 3 105 है।
तो 3z प्लस बेटा 105 प्लस 105 प्लस 105 कितना हो जाएगा, 315 इज इक्वल टू 720। जब मैं इन 6 एंगल्स को प्लस करूंगा तो इनका इंटीरियर एंगल कितना आ रहा था, 720 आ रहा था। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई, इसे मैं अब सॉल्व कर लूंगा। 315 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। 3z इज इक्वल टू 720 माइनस 315 विच इज 405। z इज इक्वल टू 405 अपॉन 3 विच इज 135 डिग्री। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो अब देखें आपको 2 मार्क्स के लिए कितनी वर्किंग करनी है। बेटा कोई मसला है इस सवाल में, कुछ मसला है तो पूछ लें भाई। बेटा जल्दी सब रिप्लाई करें। हेक्सागोन की 6 साइड होती है ना, अभी लिखवाए तो सही आप लोगों को। 5 का पार्ट ए। अ प्रिज्म हैज अ क्रॉस सेक्शन विच इज अ रेगुलर हेक्सागोन। हाउ मेनी प्लेन्स ऑफ सिमेट्री डज दिस प्रिज्म हैव। अच्छा बच्चों, क्रॉस सेक्शन क्या होता है? क्रॉस सेक्शन इज बेसिकली 3D शेप। जैसे मतलब क्रॉस सेक्शन का मतलब है अगर आपके ऊपर हेक्सागोन बना हुआ है तो नीचे भी ऐसा ही है, उसकी सरफेस है, बेस पे भी हेक्सागोन होगा और ये लाइंस जो है आपकी ज्वाइन हो रही होंगी। ये आपका है क्रॉस सेक्शन, इससे हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। अब बेटा क्रॉस सेक्शन आपको अभी बना के बता क्यों रहा हूँ, आगे वाले सवालों में आपको नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ इस सवाल के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो। आपको इसकी लाइन ऑफ आपको बतानी है इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है ना। तो बेटा शेप कौन सा है, शेप है हेक्सागोन। तो आपको पता है हेक्सागोन जो है वो 6 साइडेड फिगर है। तो जितने साइडेड फिगर होता है उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है। तो इस 6 साइडेड फिगर में ऊपर हमारे पास 6 लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही होंगी। ठीक है, ऊपर यहाँ पे हमारे पास 6 लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएंगी। ऊपर हमारे पास 6 लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई। लेकिन क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन है तो ये यहाँ बीच में से भी कट हो रहा होगा, इसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री एक्स्ट्रा बनेगी। तो जब भी बच्चों क्रॉस सेक्शन आएगा तो जो शेप होगा उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री में आप +1 कर देंगे। तो इसका आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, इसका आंसर आपके पास आना चाहिए 7। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है। जब भी आपके पास कोई शेप आएगा जिसका क्रॉस सेक्शन होगा तो उसमें जितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही होंगी उससे आप एक ज्यादा लिखेंगे, क्योंकि क्रॉस सेक्शन जो है वो बीच में से भी कट होकर लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द 7 साइडेड पॉलीगॉन इन द डायग्राम हैज 6 एंगल्स ऑफ x डिग्रीज एंड 1 ऑफ y। बिल्कुल बेटा, ये बात सही बोल रहे हो। अब बेटा आपके पास 6 x हैं और एक y है। ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑन द डायग्राम। आपको बोला एग्जामिनर ने लाइन ऑफ सिमेट्री बनाए। बेटा आपको लाइन ऑफ सिमेट्री बनाने से पहले जहन में क्या आना चाहिए कि आप लोगों के पास 6 x है और एक y है। तो जब आप लाइन ऑफ सिमेट्री बनाओगे तो एक साइड पे 3x होंगे और दूसरी साइड पे 3x होंगे, और एक साइड पे 0.5y होगा और दूसरी साइड पे भी आपके पास 0.5y होगा। ये जो एंगल्स हैं ये एग्जैक्टली हाफ में
कट हो रहे होंगे। तो आपको पता है वाई आपके पास एक ही है, तो वाई को आपको दोनों तरफ 0.5 करना है, मतलब आप वाई को ही कट कर रहे होगे। तो दिमाग लगाए बगैर आप यहाँ पे एक लाइन ऑफ सिमेट्री बना देंगे, तो बाकी कंडीशन खुद ही पूरी हो जाएंगे। आप देखें, ये एक्स इसके ऊपर आ गया, ये एक्स इसके ऊपर आ गया, ये एक्स इसके ऊपर आ गया, ये आधा वाई, ये आधे वाई के ऊपर आ गया। तो ये आपकी बन गई लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है। आपके जहन में क्या होना चाहिए, जो एंगल्स हैं वो दोनों साइड पे सेम होने चाहिए। अब पार्ट बी बहुत अच्छा सवाल है, इससे बहुत बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। इफ y इज इक्वल टू 126, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। 6x दिए हुए हैं और एक y दिया हुआ है, और y की वैल्यू बताई हुई है। बेटा ये इंटीरियर एंगल्स जो हैं, अब हमारे पास ये सेवन साइडेड फिगर है। सेवन साइडेड फिगर जो है वो हेप्टागोन होता था। हमें सबसे पहले इसका इंटीरियर एंगल चाहिए होगा, तो आप लोगों को इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला याद होना चाहिए होगा। इंटीरियर एंगल का बच्चों हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। सेवन साइड है तो 7-2 मल्टीप्लाई बाय 180। 7 - 2 इज 5, 5 इंटू 180 इज 900। तो आपके पास इंटीरियर एंगल जो आ गया वो 900 आ गया। और अगर मैं इस शेप की बात करूं तो 6x है और एक y है, तो 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 900। 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 900। अब y कितना है, y 126 है, y की जगह 126 रख देंगे। 6x प्लस 126 इज इक्वल टू 900। 126 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। 900 - 126 आएगा 774। x इज इक्वल टू 774 डिवाइडेड बाय 6। ये कितना होता है हमारे पास, ये होता है 129 डिग्रीज। ये आपका बच्चों आंसर आ गया, आपको 2 मार्क मिल गए। कोई मसला, कोई सवाल? बेटा अब इस टाइम तक आके जो है ना, आपको ये टॉपिक समझ आ जाना चाहिए। बेटा बी में y की वैल्यू दी हुई थी, x की निकालनी थी हमें। सबसे पहले मैंने निकाला इंटीरियर एंगल क्या होगा। मुझे सवाल में बोला हुआ था सेवन साइडेड फिगर है ना, तो सेवन साइडेड फिगर के लिए मैंने n की जगह 7 रखा, तो मेरे पास इंटीरियर एंगल आ गया। और यहाँ पे इंटीरियर एंगल क्या है बेटा, 6x प्लस वाई। 6x है और एक y है, इसको इक्वल टू 900 कर दिया। y की वैल्यू दी हुई थी वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, और इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो x की वैल्यू आ गई। कोई मसला बच्चों, कोई सवाल? चले भाई क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करें। 1 मिनट दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करो।
हाँ भाई, क्या आंसर्स आ रहे हैं, जल्दी से बता दो यार। द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द नेम्स ऑफ 6 शेप्स: स्क्वायर, रेक्टेंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, काइट, ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम। फ्रॉम दिस लिस्ट राइट डाउन द नेम ऑफ द शेप विच ऑलवेज हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3। बेटा, इन 6 शेप्स में से रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 3 किसकी हो सकती है? एक ही चीज है, ट्राइंगल। ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल की 3 साइडें होती हैं, तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 3 हो सकती है। पहले पार्ट में आ जाएगा आपके पास इक्विलैटरल ट्राइंगल। पार्ट बी में आपसे पूछा हुआ है रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 एंड एग्जैक्टली 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो दो रोटेशनल सिमेट्री और 2 लाइन ऑफ सिमेट्री 2 शेप्स की होती थी बेटा, रोम्बस की और रेक्टेंगल की। ठीक है, मैंने आपको ये लिख पाया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में सिर्फ रेक्टेंगल है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल। और फिर हमारे पास क्या है? 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। 1 लाइन ऑफ सिमेट्री किसकी होगी बच्चों? 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी काइट की। ये भी हमारे पास लिखा हुआ है। एक आखिरी सवाल कर लेते हैं, ये P2 में आया हुआ है एक दफा। 7 मार्क का सवाल, फिर आप लोग की छुट्टी हो जाएगी। बताइए सवाल देखें। इन द डायग्राम द 9 साइड पॉलीगॉन हैज 6 एंगल्स ऑफ x एंड 3 एंगल्स ऑफ y। सबसे पहले बेटा मुझे एक बात बताएं कि क्या ये पॉलीगॉन जो है ये रेगुलर है या नहीं है? क्या ये हमारे पास रेगुलर पॉलीगॉन है? बेटा रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल सेम होते थे। अब आप देखो, ये साइड और ये साइड भी आपको इक्वल नहीं लग रही है, ये साइड छोटी, ये साइड बड़ी है। और एंगल तो सारे सेम है ही नहीं। 6x दिए में और 3y दिए में। तो ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। मतलब इसमें आप वो वाली प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते कि जितनी एंगल्स हैं उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी और उतनी ही रोटेशन सिमेट्री होगी। वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकती है, वो सिर्फ रेगुलर पॉलीगॉन में होगी। ये हमारे पास जो शेप है इसका नाम होगा इरेगुलर पॉलीगॉन, क्योंकि इसमें एंगल्स भी डिफरेंट है और साइड्स साइड्स भी डिफरेंट है। अब पहले पार्ट में आपसे पूछा है द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। अब 6x और 3y, मतलब एक साइड पे 3x, दूसरी साइड पे 3x, और एक साइड पे 1.5 है और दूसरी साइड पे भी 1.5 है। मतलब आपको y को बीच में से कट करना पड़ रहा होगा। तो अगर मैं इस y को बीच में से कट कर रहा हूं सबसे पहले, तो आप देखो x के ऊपर x, y के ऊपर y, x के ऊपर x और x के ऊपर x। ठीक है। तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। तो अगर मैं इस y को यहां से कट करूं, तो भी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। एक साइड पे 3x, दूसरी साइड पे 3x, एक साइड पे 1y, दूसरी साइड पे 1y। और तीसरे y को भी अगर आप बीच में से कट करेंगे, तो ये आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है 3। जिस तरह बेटा 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है, उस तरह रोटेशनल सिमेट्री भी 3 होगी, क्योंकि आप देखो ये वाई 360 डिग्री जब ये घूमना शुरू होगा यहाँ से, तो यहाँ पे एक दफा ये वाई बन जाएगा। यहाँ पे वाई एंगल आ गया सेम, तो रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 1 यहाँ हो गया। फिर यहाँ पे आके रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगा ऑर्डर 2, और फिर वापस अपनी जगह पे आएगा तो रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगी ऑर्डर 3। तो लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री जो है वो शेप की 3 होंगे। ये आपके पहले 2 पार्ट हो गए, एक एक मार्क मिल गया। शो दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ 9 साइडेड पॉलीगॉन इज 1260। आपको सिर्फ ये शो करना है, उसका 1 मार्क दे रहे हैं। अब आपको पता है इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है? n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। 9 साइड्स हैं, 9 - 2 इज 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 180 इज।
बेटा रोटेशनल सिमेट्री का जो आंसर होता है वो ऑर्डर में दिया हुआ होता है, बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री की ऑर्डर क्या है। तो ये आप लोगों का आंसर आ गया, ये आपने शो कर दिया। ठीक है। पार्ट बी में बोला हुआ है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स का बच्चों मतलब क्या होता है कि वाई आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। अब वाई सब्जेक्ट किस तरह बनेगा, आपके पास 3 वाई और 6 एक्स हैं। मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो 3y + 6x, ये जो आपके इंटीरियर एंगल है शुड बी इक्वल टू 1260। अब वाई को इसमें सब्जेक्ट बना लें, तो 3y इज इक्वल टू 1260 माइनस 6x, y इज इक्वल टू 1260 माइनस 6x अपॉन 3। ये आपका आंसर आ गया। और आखिरी पार्ट में क्या बोला, गिवन दैट ऑल्सो y इज इक्वल टू 12 + x फाइंड x। तो ये आप किस तरह सॉल्व करोगे, दो इक्वेशन है बेटा, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे आप। ये भी y के टर्म्स में और ये भी y के टर्म्स में। तो यहाँ पे इस y की जगह क्या आ जाएगा, 12 + x आ जाएगा। तो पार्ट सी में क्या हो जाएगा, 12 + x इज इक्वल टू 1260 माइनस 6x अपॉन 3। ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया। 6x यहाँ माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस हो जाएगा। 36 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस हो जाएगा। तो 3x + 6x इज 9x। 1260 माइनस 36 इज 1224। x इज इक्वल टू 1224 अपॉन 9। बेटा फाइनल आंसर बता दे कोई बच्चा। x कितना आ रहा है हमारे पास, 136। ये आपका आंसर हो गया। बेटा किसी सवाल में मसला है तो आप पूछ लें। फिर लास्ट 2 पार्ट्स बेटा कौन से है, बाद पार्ट बताओ, पार्ट कौन सा है। बेटा पार्ट बी में आपको बोला था वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स ना। वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स का क्या मतलब है, वाई को सब्जेक्ट बनाने। आपके इंटीरियर एंगल क्या है, 3y और 6x है। और इससे पहले वाले पार्ट में आपने प्रूफ क्या करा है कि उसका आंसर कितना होना चाहिए, 1260। तो 3y + 6x इज इक्वल टू 1260 बन गई इक्वेशन। इसमें आपने y को सब्जेक्ट बना लिया। 6x यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड। और फिर ये आपके पास y के टर्म्स में एक इक्वेशन है। एक और इक्वेशन आपको y के टर्म्स में दी और बोला x फाइंड कर दो, तो आपने इन दोनों को आपस में इक्वेट करके x फाइंड कर दिया। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये क्लास आप लोगों को क्लियर होगी। अब बाकी जो सवाल है पास्ट पेपर्स में वो आप खुद से प्रैक्टिस करें। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे टॉपिक आप लोगों के जहन में नहीं बैठेगा, बेटा इसकी लाजमी प्रैक्टिस करनी है। जो सवाल समझ नहीं है आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज। ग्रुप पे प्रेजेंट मैसेज याद से कर दीजिएगा।